उत्तराखंड चुनाव को लेकर आपकी तैयारी तेज। कर्नल कोठियाल ने बच्चों से किया वादा, सरकार बनते ही स्कूलों की दशा सुधारेंगे। दलित भोजन माता मामले में सरकार सख्त, सीएम धामी ने डीआईजी से कहा दोषियों को बख्शा ना जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दिया बड़ा बयान, हम उत्तराखंड में फिर बनाएंगे सरकार, पुष्कर सिंह धामी होंगे मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरों की शुरुआत उत्तराखंड की खबरों के साथ। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। बीजेपी आला कमान के दखल के बाद उन्होंने अपना यह फैसला बदला है। बड़ी खबर आपको बता दें, कल कैबिनेट बैठक बीच में छोड़कर निकल गए थे हरक सिंह रावत। प्रदेश के पर्यावरण मंत्री हैं हरक सिंह रावत। तो आपको बता दें, हरक सिंह रावत ने अपना इस्तीफा जो है वो वापस ले लिया है। कल जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया शाम को, उसके बाद उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल सा आ गया था, जिसके बाद आला नेता जो हैं वो उन्हें मनाने में लगे थे, जिसके बाद उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो वापस ले लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, आला कमान के दखल के बाद अपना फैसला बदल दिया। कल कैबिनेट बैठक से बाहर निकल गए थे हरक सिंह रावत। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इस्तीफा वापस लिया। बीजेपी आला कमान के दखल के बाद बदला अपना फैसला। कैबिनेट बैठक बीच में छोड़कर बाहर आ गए थे हरक सिंह रावत। प्रदेश में पर्यावरण मंत्री हैं हरक सिंह रावत। हमारे सहयोगी धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। धनराज, समझना चाहेंगे कल रात को इस्तीफा और 24 घंटे से पहले इस्तीफा वापस, क्या कुछ चल रहा है उत्तराखंड की राजनीति में? जी राजेश, बिल्कुल जिस तरीके से देखा गया कि कल कैबिनेट की बैठक थी और उस बैठक में जो कैबिनेट मंत्री हैं हरक सिंह रावत, यानी कि उत्तराखंड के जो पर्यावरण मंत्री हैं हरक सिंह रावत, वो कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। यानी कि वो कैबिनेट बैठक बीच में छोड़कर निकल गए और कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी थी और साफ तौर पर उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही थी, लेकिन इस्तीफा दिया नहीं था। लेकिन इस्तीफा देने की बात उन्होंने कही थी क्योंकि उनकी जो मांग है वो एक ही मांग है उनकी कि जो उनका क्षेत्र है कोटद्वार, उसमें एक मेडिकल कॉलेज बनना है, उसको बनाने की मांग वो लगातार उठाते रहे हैं और उसी मांग को लेकर वो नाराज भी चल रहे थे। लेकिन जिस तरीके से कल कैबिनेट से वो बाहर निकल गए तो कहीं ना कहीं उस समय उत्तराखंड की राजनीति में एक भूचाल जरूर देखने को मिला, क्योंकि बड़ा ही कद्रवार नेता हरक सिंह रावत हैं और यदि वो बीजेपी छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान उत्तराखंड में उठाना पड़ सकता है। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उनको मना लिया गया है। आला कमान की तरफ से उनको फोन किया गया, उनसे बात की गई और तमाम जो उनकी मांग थी उसको पूरा करते हुए 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसके लिए स्वीकृति भी कर दिए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से हरक सिंह रावत को मनाया गया है, उसी के बाद कहीं ना कहीं जो विधायक हैं उमेश शर्मा काऊ, उनका भी इस्तीफा देने की बात सामने आई। लेकिन जब उनका बयान आया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे बल्कि बीजेपी के साथ ही काम करेंगे, अब देखने वाली बात होगी कि हरक सिंह रावत अब मान तो जरूर गए हैं लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं भूचाल जरूर देखने को मिल सकता है। अब सीधा कहा जा सकता है यदि ऐसा भूचाल उत्तराखंड में आता है, बीजेपी में कि जो मंत्री हैं या विधायक हैं वो बीजेपी छोड़कर किसी और दल में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान उत्तराखंड में 2022 के चुनाव में राजेश जरूर उठाना पड़ेगा। लेकिन अभी जिस तरीके से देखा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान आया है और साथ ही मदन कौशिक अध्यक्ष है, उनका बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जो उनकी नाराजगी थी वो विकास कार्य को लेकर नाराजगी थी और उस नाराजगी को दूर कर दिया गया है। जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है, हाथ मिले हैं, क्या दिल मिलेंगे? बिल्कुल राजेश, एक सवाल लाजमी खड़ा होता है कि हाथ तो जरूर मिल गए हैं लेकिन दिल मिलने की बात ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि दिल मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से खटास कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत के समय समय पर देखी जाती है कि हरक सिंह रावत समय समय पर एक करंट की तरह, जैसे करंट दिया जाता है ऐसे बीजेपी संगठन को करंट देते रहते हैं कि कभी वो पार्टी छोड़ने की बात करते हैं, कभी मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात करते हैं। लेकिन अब वक्त बताएगा कि 2022 के चुनाव से क्या कुछ
होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि वो उनके संपर्क में है और जल्द ही वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर जो है उत्तराखंड से है। दरअसल दलित भोजन माता मामले में सरकार सख्त हो चुकी है। सीएम धामी ने डीआईजी से कहा है दोषियों को ना बख्शा जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं जिसमें चंपावत के एक स्कूल में भोजन माता के पद से एक महिला को दलित होने के कारण हटाने की बात सामने आई थी। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब पंचायत जिले के इस स्कूल में स्वर्ण वर्ग के छात्रों ने मिड डे मील खाने से मना कर दिया क्योंकि वह एक दलित महिला द्वारा पकाया जा रहा था। इसके बाद स्कूल पर दलित कर्मचारी को हटाकर स्वर्ण वर्ग की महिला को भोजन माता के तौर पर नियुक्त करने के आरोप लगे। चंपावत जिले के सुखी ढांग गांव में स्थित इस स्कूल के मामले में जांच करने के लिए सीएम धामी ने कुमाऊं अंचल के डीआईजी नीलेश आनंद भरने को निर्देशित किया है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खबर के मुताबिक भरने के निर्देश भी दिए गए हैं कि उन लोगों पर भी नजर और लगाम रखी जाए जो इस मामले से जुड़े गलत तथ्य या अफवाहें उड़ा रहे हैं। इधर भोजन माता की नियुक्ति पर उठे सवालों के बाद स्कूल प्रबंधन ने दावा किया कि इस पद के लिए हुए चयन प्रक्रिया के सभी नियमों का पालन किया गया है। विशाखा चौधरी हमारी सहयोगी हमारे साथ बन चुकी हैं। विशाखा, समझना चाहूंगा आपसे, क्या ये पूरा मामला है, क्या एक्शन लेती धामी सरकार नजर आ रही है? स्वर्ण और दलित में क्या उलझ के रह गई ये प्रदेश की जनता? जी बिल्कुल राजेश, देखिए फिलहाल ऐसे मामले किसी चुनाव से ठीक पहले कहीं ना कहीं जोर पकड़ते हैं और वही देखा जा रहा है। चंपावत जिले के एक सरकारी स्कूल में कहीं ना कहीं स्वर्ण वर्ग के जो छात्र हैं उनकी तरफ से विद्यालय परिसर से, विद्यालय स्टाफ से यह शिकायत की गई कि वो मिड डे मील जो भोजन दिया जाता है वो नहीं ग्रहण करेंगे क्योंकि वो एक दलित महिला के द्वारा बनाया जाता है। अब उसको लेकर बजाय इसके कि किस तरह से स्कूल परिसर के जो अध्यापक हैं वो छात्रों को समझाए, बल्कि जो दलित महिला की भोजन माता थी उसको उसके पद से हटा दिया जाता है और छात्रों की मांग को पूरा किया जाता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं वहां से शिकायत मिलती है और वो शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचती है और मुख्यमंत्री उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं और उनके द्वारा कहा जाता है कि इस मामले में जो भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो स्कूल प्रिंसिपल रहे हैं या फिर अन्य जो भी स्टाफ है, उसकी बिल्कुल संज्ञान में लेकर उसकी जांच की जाएगी और जो भी आरोपी हैं उनको सजा भी दी जाएगी और इस मामले की तह तक भी पहुंचा जाएगा। साथ ही जो भोजन माता को जिस पद से हटाया गया उनको वापस विद्यालय में जो पद देने की मांग है वो भी उठाई गई, वो भी मुख्यमंत्री ने मंजूर की है। तो देखिए जिस तरह से फिलहाल जो जाति वर्ण का जो कहीं ना कहीं राजनीति में देखने के लिए मिलता है और वो धरातल पर उतरकर भी जो शिकायतें हैं या जो समस्याएं हैं वो सामने आती है। फिलहाल सरकार की तरफ से उसको सुलझाने का प्रयास है क्योंकि वो माहौल नहीं है जी। विशाखा, लेकिन मेरे पास जो अपडेट मैं देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ उसमें ये भी कहा जा रहा है कि अब जो दलित बच्चे हैं उन्होंने स्वर्ण के हाथों से बना हुआ खाना, कहा जा रहा है कि उन्होंने इनकार कर दिया है कि हम भी स्वर्ण जो भोजन माता है उसके हाथों से बना हुआ खाना नहीं खाएंगे। तो बच्चों के अंदर ये चीजें आना एक बहुत बड़ा अलर्ट है हमारे लिए। जी बिल्कुल राजेश, देखिए यही जो एक फर्क है कि किस तरह से बच्चे दलित और स्वर्ण में किसी भोजन जैसी यदि एक मूलभूत आवश्यकता के लिए भी जाति और वर्ण का कहीं ना कहीं भेद किया जाता है, तो यह एक कहीं ना कहीं समझिए कि छात्रों के जो सिद्धांत उनको दिए जा रहे हैं या जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी है। या कहा जा सकता है कि उस एरिया में एक बड़ा जो भेदभाव है जाति और वर्ण का रहता होगा, तभी एक सरकारी स्कूल में भी छात्रों की यह मांग रही है और रहती है कि उस पर इतना बड़ा जो कदम है वो भी स्कूल परिषद की तरफ से उठाया जाता है। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि आखिरकार शिक्षा का जो महत्व है वो कहाँ तक सरकारी स्कूलों में है कि एक जाति और वर्ण भोजन जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए भी जाति और वर्ण का जो मामला है वो सामने आ रहा है। जी। हालांकि
मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि राज्य में कहीं भी जो जाति व्यवस्था है वो किसी भी स्थिति में हावी नहीं होने दी जाएगी, चाहे वो दलित वर्ग हो चाहे वो स्वर्ण वर्ग हो। जो जिसकी आवश्यकताएं हैं, जो जिसके दायरे हैं, उसी में रहकर कहीं ना कहीं हर जाति को अपने जो मूलभूत आवश्यकता है उनका पालन करना होगा, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है और जांच के आदेश तुरंत दिए गए हैं। जाहिर तौर पर देखिए, इसे एक बड़ी जो सीख है वो मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को भी जो जाति व्यवस्था को कहीं ना कहीं बहुत ऊंचा मानकर इस तरह के जो मामले हैं उनको एक तरीके से समझिए कि बढ़ावा देने का काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाखा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल स्कूल में हम जाकर यही सीखते हैं कि जात धर्म से ऊपर उठकर शिक्षा और भोजन है, लेकिन अगर इसी पर सवाल खड़े होते हैं तो सरकार को एक्शन लेना जरूरी है। बढ़ते आगे। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है। वहीं सीएम धामी आज चमोली के दौरे पर रहे। वहां सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं सीएम ने कहा, उत्तराखंड का विकास ही हमारा विकास है। वहीं सीएम ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और सीएम ने विपक्ष पर कई बार हमले भी किए। आपके पास आ रही है, वो रेल आपके पास चलकर आ रही है, पूरे हमारे पहाड़ों के बीच में से निकलकर 125 किलोमीटर की रेल है आपके बीच में पहुंचेगी और आप लोग यहां से बैठ के ऋषिकेश जाएंगे, ऋषिकेश से दिल्ली जाएंगे, बंबई जाएंगे, देश के कोनों कोनों पर जाएंगे और यहां आने वाले भी जो बद्रीनाथ जी आएंगे, जो केदारनाथ जी आएंगे, 4 धाम की यात्रा पर आएंगे, वो सारे के सारे अब रेल की यात्रा करेंगे। ये रेल की योजना पूरी होने से, चाहे भौगोलिक दृष्टि से हो, चाहे वो सामरिक दृष्टि से हो, चाहे पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे वो तीर्थाटन की दृष्टि से हो, हर दृष्टि से ये योजना हमारे लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। इसी प्रकार से अभी पिछले दिनों हमने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था कि एक रेल परियोजना जो लंबे समय से प्रस्तावित है, टनकपुर से बागेश्वर, वो आपको भी आपके बल से उस तरफ जाएंगे तो थोड़ा आगे बागेश्वर हो जाएगा। इस योजना को भी स्वीकृति मिलनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि लंबे समय से इस क्षेत्र के भी बहुत लोगों ने उस रेल को लाने के लिए लगातार प्रयास किया। बागेश्वर में बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन संघर्ष समिति बनी, कितने लोग तो भगवान के पास चले गए, लेकिन यह यात्रा पूरी नहीं हुई। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि जो काम असंभव थे, जो संभव नहीं लगते थे, वो काम भी उनके नेतृत्व में संभव हो रहे हैं। 155 किलोमीटर की जो रेल लाइन है टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन को भी ब्रॉडगेज सर्वे के लिए स्वीकृति प्रदान हो गई और केवल स्वीकृति प्रदान नहीं हुई है, 19 करोड़ रुपए की धनराशि उसके लिए भी जारी हो गई है। ऑल वेदर रोडों के बारे में आदरणीय भाई साहब ने पूरा बताया। ऑल वेदर 4 धाम रोड है, लगातार बन रही है। इस कोने से उस कोने को जोड़ने का काम हो रहा है, कुमाऊं से जोड़ने का काम हो रहा है, सारे नेशनल हाईवे को जोड़ने का काम हो रहा है। माला प्रोजेक्ट बहुत तीव्र गति से चल रहा है। अब भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होगा। 4 धाम के लिए हमारे यहाँ ये ऑल वेदर रोडें बन रही है। उसी प्रकार से उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पे देहरादून आई। इस मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि इस बार चुनाव प्रचार के लिए 601 मैदान और 277 भवनों की पहचान की गई है। उम्मीदवारों को इन्हें पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर जो है आवंटित किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उत्तराखंड की मौजूदा सरकार का 23 मार्च को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कानून व्यवस्था सहित तमाम शासन प्रशासन के चुनाव की समीक्षा हो चुकी है। इस बार कोविड के कारण 623 मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं और मतदान के समय को भी 1 घंटे बढ़ाया गया है। भाई आप आगे बढ़ते हैं। सब परिवार रामलला के दर्शन करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री
कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को हताश और निराश पार्टी बताते हुए कहा कि देश और दुनिया में आज प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों से भारत को नई पहचान मिलने से देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। रुद्रप्रयाग जिले में अगस्त्य मुनि के रामलीला मैदान में विजय संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता हरीश रावत राम मंदिर पर सवाल उठाया करते थे। हम उन्हें अयोध्या में सब परिवार रामलला के दर्शन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। विजय संकल्प यात्रा में मिल रहे भारी जन समर्थन की सराहना की। कहा कि इस बार बीजेपी उत्तराखंड में 60 से अधिक सीटें जीतेगी। उन्होंने बाबा केदारनाथ के प्रति प्रधानमंत्री मोदी के अथाह प्रेम और विश्वास को याद दिलाते हुए कहा कि ये केदारनाथ की धरती राज्य और देश के बीजेपी के प्रति संकल्प और स्पष्ट संदेश देगी। राहुल गांधी संग हरीश रावत बोले हैं कि चुनाव को लीड करूंगा। उनकी बैठक हुई है दिल्ली में। राहुल गांधी के साथ हुई बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि चुनाव में लीड करूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद ही तय होगा। इसके बाद अब हरीश रावत ने ट्वीट के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में मचा घमासान सुलझता नजर आया है। दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है उसने हरीश रावत सहित उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात की, जिसके बाद हरीश रावत ने मीडिया से कहा कि वह आगामी विधानसभा चुनाव लीड करेंगे। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मामले में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरा ट्वीट पढ़कर बीजेपी और आपको मिर्ची लग गई। हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। धीरेन्द्र प्रताप, हरीश रावत का ट्वीट और उसमें कहना कि बीजेपी और आपको मिर्ची लग गई, लेकिन कांग्रेस की हालत कैसी है? बिल्कुल, देखिए राजेश, मैं आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक ट्वीट से उठा जो सियासी बवंडर है वो अब धीरे धीरे शांत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनके उस ट्वीट से कांग्रेस में हड़कंप मच गया और तमाम जो बड़े नेता थे वो दिल्ली तलब कर लिए गए। राहुल गांधी भी अपने एक अहम दौरे से, केरल के अहम दौरे से लौट के तुरंत दिल्ली पहुंचे और उन्होंने वहां पे हरीश रावत, यशपाल आर्या, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ बैठक की और अंत में मामला इस पे आके समाप्त हुआ कि अब हरीश रावत चुनाव में लीड करेंगे। यानी जो चुनावी कैंपेन के चेयरमैन पहले ही उनको पार्टी संगठन ने बनाया था, लेकिन अब एक तरह से यह स्पष्ट आदेश दे दिया गया है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कि चुनाव में हरीश रावत एक लीडर के तौर पे होंगे और तमाम जो बड़े नेता हैं उनके नेतृत्व में चुनाव का संचालन करेंगे। और अब इसकी वजह से कांग्रेस में जो एक शंका जताई जा रही थी कि हरीश रावत को उनके जो विरोधी हैं पार्टी में, वो चाहे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हो या गणेश गोदियाल जो पीसीसी प्रमुख है उत्तराखंड के, उनकी बात की जाए तो उनका जो प्रभाव है वो हरीश रावत पे थोड़ा कम हुआ है और हरीश रावत टिकटों के वितरण में भी अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राजेश जी, वैसे अभी तक परंपरा यही रही है कि जो व्यक्ति चुनाव कैंपेन प्रमुख होता है वही आगे चल के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है। केंद्र में चुनाव है तो प्रधानमंत्री और राज्य में चुनाव है तो मुख्यमंत्री। इस तरह से हरीश रावत को आलाकमान ने एक यह आश्वासन जरूर दे दिया है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो उनके नेतृत्व पे, उनको मुख्यमंत्री बनाने पे पार्टी गंभीरता से विचार करेगी। पार्टी का पूरा ध्यान है कि संगठन में, पार्टी में कोई टूट फूट न हो, कोई मतभेद न हो जिसका जो अनुचित लाभ आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी उठाए। इसको देखते हुए अब कह सकते हैं कि पार्टी आलाकमान ने यह कोशिश की है कि संतुलन बिठाया जाए और कम से कम चुनाव तक कोई इस तरह का झगड़ा सार्वजनिक न होने पाए पार्टी संगठन का। राजेश जी, जी, लेकिन एक चीज समझना यह भी होगी कि हरीश रावत के जो तेवर थे काफी कड़क थे। उसके बाद दिल्ली में भी मनाने की पूरी कोशिश की गई। बीजेपी को भी देखते हैं तो बीजेपी में भी कुछ ऐसा ही नजर आता है, लेकिन आम आदमी पार्टी दोनों के बीच में पैठ बनाती हुई नजर आ रही है। ये राजेश जी, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों का जो सियासी एक तरह से टेंडेंसी कहे, प्रवृत्ति कहे, वो काफी मिलती जुलती है। अभी कांग्रेस का सियासी बवंडर थमा भी नहीं था कि बीजेपी में उससे बड़ा तूफान आ गया। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत
कैबिनेट की बैठक छोड़ के चले गए, और न केवल बैठक छोड़ के चले गए बल्कि मुख्यमंत्री सचिवालय में जहां पे ये बैठक आयोजित हो रही थी वहां से निकलते ही उन्होंने खुद मीडिया को फोन करके बताया कि उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनके इस बयान के बाद जैसे ही राजनीतिक तूफान आया और मीडिया में ये खबरें वायरल हुई, तत्काल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सक्रिय हुए, उत्तराखंड से जो राज्यसभा सांसद है अनिल बलूनी वो सक्रिय हुए, और अंततः उनको रात भर में ही मना लिया गया। और सुबह उन्होंने कहा कि रात गई बात गई, कुछ नाराजगी थी पार्टी से, सरकार से उन्होंने सुन लिया है और पार्टी ने कहा है उस पर काम होगा और हम सब पार्टी के सिपाही हैं। कहने का मतलब है कि पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करने में सफलता तो जरूर हासिल कर ली है, लेकिन अभी चुनाव थोड़ा समय है चुनाव होने में, पता नहीं ये चुनावी ये जो राजनीति है किस करवट बैठेगी, और जो बगावत या प्रेशर पॉलिटिक्स करने वाले नेता हो, चाहे कांग्रेस में हरीश रावत हो या बीजेपी में डॉक्टर हरक सिंह रावत है, इनके तेवरों को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भी उत्तराखंड की सियासत में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और सियासी उबाल आता रहेगा। राजेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। इसी बीच सीधा पंजाब लेके चलेंगे जहां पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। तो हमारी सरकार मिलने के बाद हमारी सरकार बनने के बाद पानी की बौछारें नहीं मिलेंगी, प्यार की और पैसे की बौछारें मिलेंगी, आप चिंता मत करें। और ये अभी आपने जो डिमांड रखी हैं ये हम मानेंगे, लागू करेंगे, लेकिन आज मैं ये कोई इतनी छोटी बात करने नहीं आया। आज मैं आप लोगों के साथ एक परमानेंट रिश्ता बनाने आया हूं, आपका भाई बनने के लिए आया हूं। अगर कल को अगर मेरी किसी भी बहन के घर में किसी तरह की समस्या होगी, जिम्मेदारी हमारी है, उस समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारा काम होगा आपके एक एक घर की जिम्मेदारी लेना, और आपका काम होगा हमारे पूरे पंजाब की मां बहनों की डिलीवरी अच्छे से कराना, उनके बच्चों की देखभाल करना। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप। अमृतसर वो पहुंचे हैं और पंजाब चुनाव में हुंकार आम आदमी पार्टी ने भरी है, पूरी ताकत आम आदमी पार्टी ने झोंक दी है, और बीजेपी और साथ ही साथ कांग्रेस में भी इस वजह से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक दावेदार के तौर पे जो है उभर के सामने आई है, और अपना शक्ति प्रदर्शन भी आम आदमी पार्टी पंजाब में जबरदस्त तरीके से कर रही है। तो बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।